हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 43 कवर करेंगे। हमारे 42 टेस्ट जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो सारे टेस्ट भी आप लोग लगा लीजिए। जिनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जो कि हमारी यूपीपीसीएस एंड आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2021 की, उसके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है? ओके, ऑप्शंस हैं गेहूं और धान, उड़द और सोयाबीन, सरसों और अरहर, अलसी और मक्का। ओके, तो इनमें से जो इनकरेक्ट युग्म पूछा गया है वो है आपका उड़द और सोयाबीन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से लिया गया क्वेश्चन है और वो है इनकरेक्ट ऑप्शन है इस वजह से, ठीक है। ऐसी फसलें जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं खरीफ फसलें कहलाती हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द खरीफ फसलें हैं। ऐसी फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं रबी फसलें कहलाती हैं, जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, रबी, ये सब सरसों ये रबी फसलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बनिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से बताना में सही कौन सा है। पहला ऑप्शन है इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग वर्जित है, यानी कि उपयोग नहीं कर सकते हैं। सेकंड है इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग अपेक्षित है। थर्ड है इसमें रासायनिक उर्वरक जैविक खाद के उपयोग हेतु 50% का अनुपात सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें से कोई भी सही नहीं है। ओके, तो कौन सा सही स्टेटमेंट है ये बताना है। इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग वर्जित है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि वर्जित है। नेक्स्ट है ह्यूमस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। यह सड़े गले जीवों का अंश है, यह मृदा की संरचना का मुख्य कारक है, यह मृदा को संरग्र बनाता है। केवल एक और दो सही हैं, केवल एक और तीन, केवल तीन या फिर एक, दो, तीन, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं ह्यूमस से रिलेटेड वो सही हैं। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि ह्यूमस उसी को कहा जाता है जो सड़े गले जीव होते हैं, उनका जो अंश होता है उसको ह्यूमस कहा जाता है। यह मृदा की संरचना का मुख्य कारक है, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान होता है। यह मृदा को संरग्र बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक, दो, तीन, ये तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सही हैं। मृदा में सड़े गले जीवों के टुकड़े उपस्थित होते हैं जिसे ह्यूमस कहा जाता है। यह मृदा की संरचना का मुख्य कारक है क्योंकि यह मृदा को संरग्र बनाता है और वायु तथा जल को भूमि के अंदर जाने में सहायता देता है, ठीक है, सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा कितना होगा? 6 गुना अधिक, 1/6वां भाग होगा, या फिर 1/66वां भाग होगा, या फिर 66 गुना अधिक होगा? ओके, तो योर आंसर इज वह होगा 1/6, ठीक है। सो आंसर होगा बी। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा पर वस्तुओं का भार पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग ही होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त, पेशी और फ्लोएम, इनमें से ऊतक का उदाहरण कौन सा है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, या फिर एक, दो, तीन? ऊतक का उदाहरण पूछा गया है। रक्त भी है, पेशी भी है और फ्लोएम भी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। मनुष्यों में रक्त तथा पेशी एवं पौधों में फ्लोएम ऊतकों के उदाहरण होते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? ऑप्शंस हैं कछुआ, ऑस्ट्रिच, उड़न छिपकली, या फिर किंग कोबरा। सरीसृप नहीं है। ओके, तो ऑस्ट्रिच सरीसृप थोड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
कछुआ उड़न छिपकली, घरेलू छिपकली, किंग कोबरा सरीसृप है, जबकि ऑस्ट्रिच पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब उड़न छिपकली को सुन के उड़ने वाली छिपकली समझ के आप इसको रेप्टाइल्स में ना इंक्लूड करो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी गलती है। ठीक है, नेक्स्ट है पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? ऑप्शंस हैं प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, सेल्यूलोज से या फिर बी और सी दोनों से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड सेल्यूलोज दोनों से। तो बिल्कुल सही बात है, जो पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज से निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है। ये भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे टॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। ओके, तो परमाणुओं से संबंधित ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि परमाणु संरचना के से संबंधित जो पहला मॉडल दिया था वो जे थॉमसन ने ही दिया था, या फिर सेकंड बोला गया है कि नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था। ये चीज़ भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 1 और 2 दोनों सही हैं। ओके, ठीक है, केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं टिंडल प्रभाव का, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव का, प्रकाश का विकिरण का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये जो उदाहरण है ये टिंडल प्रभाव का है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिजिक्स से लिया गया क्वेश्चन है, उपरोक्त घटना टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में, मृदा संरक्षण के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में? तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, एनवायरनमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। भारत सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 में राजस्थान में जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या से प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं? ऑप्शंस हैं तालाब, झील, खेत और बगीचा। केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2, या फिर केवल 2? ठीक है, तो प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण कौन से हैं ये बताना है। देखिए, प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण इसमें से केवल तालाब और झील हैं, खेत भी नहीं है और बगीचा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वन, तालाब व झील प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं तथा बगीचा व खेत मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम परितंत्र है। बगीचे वगैरह आप खुद थोड़ी बन के आते हैं ना। आप एक जगह आप कुछ भी अपना एक एरिया लेते हो, वहाँ पर आपको कौन से पौधे लगाने हैं अपने बगीचे में, कि कौन से पौधे आपको पसंद है, कौन से फूल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो बगीचा है उसको आप बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें कृत्रिम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? ये सारे क्वेश्चन एनवायरनमेंट के हैं और एक एनवायरनमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शंस हैं 10%, 20%, 30% या फिर 50%। ठीक है, सो देखिए 10% भाग जो है ट्रांसफ़र होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है।
इसमें से कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों तथा वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, जल विद्युत संयंत्रों में जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सेकंड है, बांधों के निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? योर ऑप्शंस आर एज ऑलवेज ओनली वन, ओनली टू, वन और टू, एंड इसमें से ना तो एक और ना ही दो, बता दीजिए कौन सा है। करेक्ट आंसर इसका आपका क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जल विद्युत संयंत्रों में जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। बांधों के निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है, ये भी सही है, तो आंसर सी होगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में ये होता है कि ये वाला जो ऑप्शन है नाइदर 1 और 2, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाता है, तो आप ऑप्शंस को रट के वाले ही जाते हो। ये वाले ऑप्शन हमेशा वैसे सेम होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है, मैंने देखा है टेस्ट सीरीज़ में ये ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप अपना आंसर गलत ना करके आएँ, एक बार फिर भी पढ़ लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसका सी हो गया था, दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस यानी कि बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग की जाती है? ऑप्शंस हैं पोटाश तथा फॉस्फोरस, नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस, केवल पोटाश या फिर केवल नाइट्रोजन। ठीक है, किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? तो वह है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, एग्रीकल्चर से लिया गया क्वेश्चन है, जैव गैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी में नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिस कारण से यह एक उत्तम खाद के रूप में हमारे काम आती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? योर ऑप्शंस आर नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिजिक्स से लिया गया क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम जो होते हैं वह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? योर ऑप्शंस आर रेटिना, पक्षमाभि पेशियाँ, पुतली या फिर कॉर्निया। तो नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? वह भाग है आपका कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग को निकाला जाता है तथा दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। नेक्स्ट है, मेरुरज्जु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग न होते हुए भी प्रतिवर्ती क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचना प्रदान करती है, तो चीज़ बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग न होते हुए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह भाग होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाएगा। आंसर होना चाहिए केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, कथन 2 जो है वह गलत है, क्योंकि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है, नवजातों के जठर रस में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम है रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर पेप्सिन। ओके, तो वह पार्ट है रेनिन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नवजातों के आमाशय में जठर ग्रंथियों से रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित होता है। यह दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, विभिन्न परजीवियों तथा उनसे होने वाले रोगों के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, कवक यानी कि फंजाई से होने वाला रोग दाद या फिर रिंगवर्म कह सकते हो। कृमि से हाथी पांव जिसे फाइलेरिया भी कहते हैं। विषाणु यानी वायरस से एड्स। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन या फिर एक दो तीन, यानी कि तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है ना। देखिए, कवक से दाद या फिर रिंगवर्म कह सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। और कृमि से हाथी पांव फाइलेरिया ऑल्सो करेक्ट। विषाणु से एड्स होता है, बिल्कुल सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये प्रश्न भी आपका बायोलॉजी से लिया गया है, जीव विज्ञान से। विभिन्न परजीवियों एवं उनसे संबंधित रोगों के संबंध में तीनों ही युग्म बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं का भूरा कीट विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, तंबाकू का मोज़ेक रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शंस आपके वही होंगे, एक, केवल दो, ना एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। सही बताना है। देखिए, दोनों स्टेटमेंट ना बिल्कुल क्या है, गैस कीजिए, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गेहूं का भूरा कीट विषाणु द्वारा नहीं, इनफैक्ट जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। और तंबाकू का मोज़ेक रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। दोनों ही गलत हैं। इट मीन्स ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। एग्रीकल्चर से लिया गया क्वेश्चन है, गेहूं का भूरा कीट गन्ने का रेड रॉट रोग तथा आलू पछेती अंगमारी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग हैं। तंबाकू का मोज़ेक रोग जो है वह विषाणु द्वारा उत्पन्न है। ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। गाजर से विटामिन ए प्राप्त होता है, करेला से विटामिन सी, पालक से विटामिन बी। ओके, केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल एक और तीन सही है, या फिर केवल तीन सही है। गाजर से विटामिन ए प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। करेले से विटामिन सी भी मिलता है, लेकिन पालक में विटामिन बी नहीं मिलता, पालक में आयरन होता है। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर शुड बी 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। यहाँ सी गलती से टाइप हो गया, आप इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, दिया गया है नीचे कुछ सब्जियों के नाम दिए गए हैं और खनिज या फिर विटामिन जो भी उनसे प्राप्त होता है वो भी दिए गए हैं। गाजर और कद्दू से विटामिन ए, करेला व टमाटर से विटामिन सी, पालक में आयरन व कैल्शियम उत्पन्न होता है। ओके, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? ये तो मैं करा चुकी हूँ। कब करा चुकी हूँ? दूसरी टेस्ट सीरीज जो चल रही है ना हमारी वनडे एग्जाम वाली, उसमें कराया होगा ये प्रश्न मैंने, आई थिंक। ओके, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? ठीक है, तो ये सभी को पता होना चाहिए, 7 देशों के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया प्रश्न है, भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। ये देश हैं चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? ऑप्शंस हैं तापी, नर्मदा, चंबल और सोन। क्वेश्चंस आप टेस्ट सीरीज लगाते टाइम अगर मैप लेकर नहीं बैठ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन लगाने के बाद प्लीज़ एक बार देखा करिए मैप को कि आज जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है कहाँ पर है वो मैप में। आपने अपने रूम में मैप लगा रखा होगा, डेफिनेटली प्रिपरेशन करने वाले हर एक स्टूडेंट के रूम में मैप होता है, तो वहाँ पर जाके देख लीजिए आगे। ठीक है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तापी, नर्मदा, चंबल या फिर सोन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। नर्मदा है वह नदी। ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। जिन पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला, एक सेकेंड, पर्वतों के
एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को एक श्रृंखला कहा जाता है। ओके, हमें बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा सही है ये बताना है। दोनों ही बिल्कुल सही है, बड़ी ही ईजी से है, हिमानी कहा जाता है उनको। और अगर कोई भी चीज़ सीक्वेंस में है तो डेफिनेटली उसको श्रृंखला ही कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ये भी इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? हलवा क्वेश्चन आया, 3 तो स्टार्ट लास्ट के है ना, लास्ट के 3 क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है। अगर इनके आंसर नहीं दे पा रहे हो तो फिर तो बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, 366 डेज होते हैं ना लीप ईयर में। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट। वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय जोड़ देते हैं। ठीक है, 6 घंटे का आप अगर जोड़ेंगे तो इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अथवा 1 दिन का अंतर हो जाता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और इसे क्या कहते हैं? हम लीप ईयर कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं और टेस्ट आपके 42 कंप्लीट हो चुके हैं आज, सॉरी 43। ठीक है, ठीक है, तो ये टेस्ट आप लोग लगा लीजिए भाई, देखिए आपके लिए फ़ायदा रहेगा और कुछ नहीं है। सारे ही क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, मैं बता रही हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत अच्छा भी आता है, लोग बताते हैं। तो ठीक है, आप लोग भी लगा लीजिए। पीडीएफ की नीड है तो मैंने आपको बता दिया है, वैसे साइट का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हो। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, आपकी हर एक परेशानी दूर की जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। बाकी आप ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी। ठीक है, समय बहुत ख़राब चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।